हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुशामदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी आज आखिरी किस्त है। उम्मीद है आपको इस नॉवेल में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और आपने बहुत ही इंजॉय भी किया होगा। इस लास्ट एपिसोड तक के सफ़र में आप लोगों के कमेंट्स ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, जिसके लिए मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके आयत मेमन की, जिसने मुझे ये नॉवेल पढ़ने का मौका दिया। तो इस आखिरी किस्त शुरू करने से पहले जिन ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसके बाद के नॉवेल्स भी आपको खुद ही जल्दी से मिल जाएं। और एपिसोड्स को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। ताशफिन हामिद को लेकर मलिक के ऑफिस पहुंचा तो आधा खुला दरवाजा देखते हुए हामिद को खामोश रहने का इशारा किया। हामिद ने नासमझी से ताशफिन की तरफ देखा तो उसने अंदर की जानिब इशारा किया। वो भी खामोश होकर खड़ा हो गया और दोनों अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगे। ताशफिन को तो मलिक से उन्हीं सब बातों का अंदाजा था, अलबत्ता निसा बेगम का बार बार मलिक के हाँ जाना और हिबा को वहां से ले जाने का कहना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपना बदला ले चुका था। अब मलिक की जबान से निसा बेगम और अलीजा के बारे में की गई प्लानिंग सुनकर उसने अलीजा लोगों को मलिक के घर से निकालने के बारे में सोचा, क्योंकि जो भी था ताशफिन का उन दोनों के साथ खून का रिश्ता था, वो उन्हें उस जहन्नम में झोंक नहीं सकता था। हामिद जैसे अपने बाप की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे का रंग मुदगैर हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब उसका सब्र के पैमाने लबरेज हुआ तो वो रोज दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और जख्मी निगाहों से मलिक को देखते हुए गोया हुआ। अपने बेटे को सामने देखकर मलिक का रंग फिक हुआ। वो गड़बड़ाकर अपनी चेयर पर से उठा। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे इस सिचुएशन को संभाले। बड़बड़ाते हुए वो अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। हामिद की आंखों में आंसू देखकर उसे मालूम हो गया था कि वो जमील और उसकी माबीन होने वाली सारी गुफ्तगू सुन चुका है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तुम बैठो। वो चलता हुआ हामिद के पास आया और उसे देखते जबरदस्ती मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हामिद मलिक से 2 कदम दूर होकर खड़ा हो गया। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। आपका बड़बड़ाना, आपके चेहरे का रंग मुझे सब बता चुका है कि क्या बात है और आप ये बातें क्यों कर रहे थे। यही वजह थी, इसीलिए मुझे ऑफिस आने से रोकते रहे आप, और मैं बेवकूफ समझता रहा कि मेरा बाप मुझे अभी एंजॉय का टाइम दे रहा था और इसीलिए वो मुझे अभी ऑफिस के झंझट में नहीं पड़ने दे रहा, और आप अपने करतूत छुपाने के लिए मुझे रोकते रहे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई मुझे, यानी अपने सगे बेटे को सारी जिंदगी हराम खिलाते हुए। हामिद ने अपने सीने पर उंगली रखकर जख्मी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। तो मलिक का दिल चाहा जमीन फटे और उसमें समा जाए। अपने बेटे के सामने वो शर्मिंदा होकर रह गया था। उसका सर उठाना महाल हो गया था। उसने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हामिद के सामने आए, क्योंकि उसे अच्छी तरह इस बात का अंदाजा था कि जिस दिन हामिद को ये सब मालूम हो गया उस दिन वो मलिक से बेइंतहा नफरत करने लगेगा, और वो दिन आज आ गया था। वो भूल चुका था कि उसकी रस्सी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने उसे ढील दे रखी है और आज अल्लाह ने वो रस्सी खींच ली। लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके वो ऐशो इशरत से रह रहा था। लोगों के घर के आंगन उजाड़ते हुए उसका दिल नहीं कांपता था। लाखों जवान लड़कों लड़कियों को वो ड्रग्स सप्लाई करके उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करके मारता था, तब भी उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं आया। मुझे आपकी शक्ल से घिन आ रही है। आपके इस चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है। मुझे मालूम होता तो मैं एक सेकंड आपके साथ न रहता। आपके साथ बताए हुए एक एक पल से मुझे हद से ज्यादा नफरत महसूस हो रही है। और आप लोगों के घर उजाड़ कर मुझे खिला रहे थे, अपने पालतू कुत्तों को पाल रहे थे, जिनकी बेटियों को उठाते थे उनके घर क्या गुजरती होती हुई
آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ کی بہن بیٹی ہوتی اس کے ساتھ کوئی یہ سب کرتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ ارے کیسے انسان ہے آپ کے دل میں ذرا بھی شرم غیرت خوف خدا کا نہیں بچا؟ آپ کو کیا اندازہ ہوگا آپ کے پاس دل کی جگہ پتھر پٹ ہے۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ آج وہ جتنا کچھ کہتا وہ ملک کے لیے کم تھا۔ نہ جانے کب سے وہ ان کاموں میں ملوث تھا، اس کی وجہ سے کتنے گھر ویران ہوئے ہوں گے۔ ملک بالکل خاموش نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی بھی اپنے بیٹے سے نظریں نہیں ملا سکے گا۔ تاشفین ناپ کر کے آفس میں داخل ہوا تو جمیل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ملک نے نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو اسے تاشفین مسکراتے ہوئے نظر آیا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ کیسے حامد آیا اور اسے کیسے سب معلوم ہوا۔ یہ سب تاشفین کی پلاننگ تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تیش میں آیا۔ تم بےغیرت گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی بیٹے کو مجھ سے بدگمان کرنے کی؟ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہوئے وہ تیش میں اسے مارنے کے لیے تاشفین کی طرف لپکا جب حامد اس کے سامنے آ گیا۔ یہ نہ ہوتے تو میں کیا پتا آگے بھی کب تک حرام کھاتا، اور کیا پتا آپ کتنے اور گھر اجاڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ کب تک آپ کا گھٹیا اور گھنونا چہرہ مجھ سے چھپا رہتا۔ سو ان کو ہاتھ لگانے کی غلطی بھی مت کیجیے گا، ورنہ میں آپ کی عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ خیر میں یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آج کے بعد ویسے بھی میں آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ میں آپ کو آپ کے کیے کی سزا دلواؤں گا تاکہ لوگوں کی بیٹیاں سیف رہیں، لوگوں کی عزت سیف رہے۔ کہتے ہوئے اس نے ملک کو ایک ہاتھ سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور سیل نکال کر پولیس کو اطلاع دینے لگا۔ حامد کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ ملک خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا اپنا بیٹا ہی اسے اریسٹ کروائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ناراض ہوگا، گھر نہیں آئے گا، دھیرے دھیرے منا لے گا وہ اسے، لیکن پولیس کو کال کرتے دیکھ کر وہ اپنی ہی جگہ سیٹل ہو گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو تاشفین اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ ملک نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً گن نکالی اور تاشفین کی طرف اس کا رخ موڑا۔ میں نے تمہیں ہلکا لیا، یہی مجھ سے غلطی ہوئی۔ تیری اس نام نہاد بیوی کو، اس بہن کو اٹھوا کر کوٹھے پر بیچ آتا تو تمہارے ہوش ٹھکانے آتے، لیکن اب میں جیل جاؤں گا اگر تو تجھے بھی پہلے اوپر پہنچا کر، تاکہ کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ اور یہ جس غدار نے تیرا ساتھ دیا نا، پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تیری بیوی کا ماموں ہے، جس نے پہلے اسے آگے بیچا تھا، لیکن وہ سالی رات کے اندھیرے میں ہمیں چونا لگا کر بھاگ گئی۔ اس کی بات سنتے ہوئے تاشفین نے جمیل کو دیکھا جس کا رنگ فک ہوا تھا۔ اسے اس نے ملک کے خلاف استعمال کیا تھا۔ ملک کے ساتھ جمیل کے تعلقات تو ویسے بھی اچھے نہیں تھے۔ تاشفین نے اسے زیادہ پیسوں کی آفر کی تو وہ بھی پیسوں کی لالچ میں آ کر ملک کے خلاف ہوا اور تاشفین کو ملک کے بارے میں انفارمیشن دی۔ اس نے ہی تاشفین کو بتایا کہ ملک نے اپنے بیٹے سے سب چھپا کر رکھا ہے۔ تاشفین نے پہلے اس کا مال پکڑوا کر اس کا کروڑوں کا نقصان کروایا، پھر حامد کے سامنے اس کی اصلیت لا کر اسے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تاشفین اس کے چہرے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ جمیل کو اب ڈر تھا کہ تاشفین اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ تاشفین کو متوجہ نہ پا کر ملک نے موقع دیکھ کر گولی چلائی۔ حامد اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو تاشفین کو دھمکا رہا تھا۔ ملک کو دیکھ کر اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ابھی بھی اسے اپنے گناہوں کی کوئی شرمندگی نہیں تھی اور وہ اپنے ہی بیٹے کے سامنے اس کی بیوی اور بہن کو بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ٹریگر دبایا، حامد لپک کر تاشفین کے آگے آ گیا اور گولی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ وہ کراتے ہوئے نیچے گر پڑا تو تاشفین کا چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور حامد کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر ملک کے ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی۔ حامد میرے بچے کیا ہوا؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تجھے مار ڈالا حامد۔ وہ حامد کے پاس بیٹھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب حامد نے اس کا کراتے ہوئے ملک کا ہاتھ ہٹایا اور اس کا وجود بے جان ہو گیا۔ تاشفین نے نفرت بھری نظر ملک پر ڈالی اور اسے دھکا دے کر حامد سے دور کیا۔ ایمبولینس، somebody call ایمبولینس۔ حامد کو اٹھاتے ہوئے وہ دھاڑا تو آفس کے ورکر بھاگتے ہوئے ملک کے آفس میں آئے۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آواز آنے لگی تو جمیل وہاں سے بھاگنے لگا، جبکہ ملک تو حامد کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ویران آنکھوں سے تاشفین کو جو حامد کو لے جا رہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف پولیس پھیل گئی۔ پولیس آفیسرز پورے آفس میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔
कुछ भागते हुए बेसमेंट में घुस गए और वहां से लड़कियों को बाजियाब करवाया जिन्हें मलिक 1-2 दिनों में आगे बेचने वाला था। जमील को भागते हुए देखकर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मलिक समेत सब ऑफिस वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज हमजा को ऑफिस से छुट्टी थी, वो भी सोकर नहीं उठा था। बाहर खटपट की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। थोड़ी देर वो ऐसे ही लेटा छत की तरफ देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि इस वक्त बाहर कौन हो सकता है। फिर साइड टेबल से सेल उठाते हुए टाइम देखा, शायद काम वाली आई होगी। खुद से कहते हुए वो वापस करवट बदलकर लेट गया। फिर उसे नींद नहीं आई तो उठ गया। पाँव में चप्पल अड़सते हुए वो बाहर आया तो निम्रा सफाई कर रही थी। आज छुट्टी थी, आज लेट आ जाती, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता। खैर सफाई के बाद मेरी शर्ट्स भी देखकर धो लेना, काफी सारी जमा हो गई हैं। निम्रा को सफाई करते देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसने हमजा की बात सुनकर गर्दन को हाँ में जंबिश दी तो वो भी किचन की जानिब बढ़ गया। उसने चूल्हा जलाया और अपने लिए चाय का पानी रखा। पानी बॉयल होने के लिए रखकर वो अपना सेल लेने वापस रूम में चला गया। निम्रा उसकी शर्ट्स के लिए उसके रूम से बाहर आ रही थी। निम्रा, स्टोर रूम में वॉशिंग मशीन है, मैं निकाल कर दूंगा तो उसमें धोना, जल्दी धुल जाएंगी। उसके हाथ में अपनी शर्ट्स देखते हुए हमजा ने कहा, ठीक है साहब जी। निम्रा उसकी शर्ट्स अपने हाथ में पकड़े खड़ी होकर उसकी बात सुनने लगी। वॉशिंग मशीन का सुनकर उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया, बस ठीक है कहकर बाहर निकल गई। हमजा ने पहले उसे वॉशिंग मशीन निकाल कर दी तो निम्रा उसके पास खड़ी होकर हैरानी से मशीन को घूरने लगी। इस छोटी अलमारी में कपड़े धोते हैं साहब जी? निम्रा ने मशीन को देखते हुए हैरान होकर हमजा से पूछा तो हमजा ने अपने बेसाख्ता कहकर रोका, ये छोटी अलमारी नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें कपड़े धोते हैं, तुम्हें धोने नहीं आते क्या? हंसी रोकने की वजह से उसका मुंह सुर्ख हो चुका था। नहीं, मैंने नहीं धोया कभी इसमें। ये जादुई मशीन है क्या? इसमें किसी इंसान को डाल दें तो उसे भी धो देती है? उसने मासूम सा चेहरा बनाकर सवालिया नजरों से मशीन को देखते हुए हमजा से पूछा। नहीं, ये इंसानों को नहीं धोती पागल। ये ना हो किसी इंसान को धोने के लिए उसमें डाल दो। तुम्हें नहीं धोने आते तो कोई बात नहीं, तुम बाकी काम कर लो जाकर, मैं कपड़े लॉन्ड्री में दे दूंगा। हमजा ने उसके हाथ से अपनी शर्ट्स देखते हुए कहा और वो शर्ट्स लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नहीं साहब जी, मैं धो लूंगी, कोई बात नहीं, मशीन में नहीं धो सकती तो हाथ से धो लूंगी। कहते हुए वो बात की तरफ बढ़ गई तो हमजा ने छोटी अलमारी को देखते हुए केका लगाया। फिर उसे याद आया कि उसने चाय के लिए पानी रखा था। अपने सर पर हाथ मारते हुए वो वापस किचन की जानिब बढ़ गया। ये खून क्या हुआ है आपको फिन जी? आप ठीक तो है ना? ये कैसे निकला इतना खून? ताशविन घर आया तो उसकी व्हाइट शर्ट खून से भरी हुई थी। वो चेंज करने के इरादे से रूम की जानिब जा रहा था जब किचन से आते हुए हिबा की नजर उस पर पड़ गई और उसके हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई। ताशविन की खून आलूद शर्ट देखते हुए उसका रंग फिक हुआ। वो हवास भागती हुई उसके पास आई। कुछ नहीं हुआ हिबा, मुझे नहीं निकला खून ये। ताशविन ने पीछे मुड़ते हुए हिबा को बताया। उसने ताशविन का बाजू पकड़ कर रखा था। उसके पकड़ में भी ताशविन वादे लर्जिश महसूस कर सकता था। उसकी समझ में नहीं आया कि हिबा इतना घबरा क्यों रही है। ये खून नहीं तो क्या है? कहाँ लगी आपको? एक्सीडेंट हुआ है क्या? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं आप? लगातार बोलते हुए उसे अपना सर भारी होता हुआ महसूस होने लगा। उसके वजूद में सुनसुनी खेज लहर दौड़ गई। उसने अपने सर की बैक साइड पर हाथ रखते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले पल में वो ताशविन के बाजुओं में झूल गई। क्या हुआ है बा? आंखें खोलो। ताशविन ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो जल्दी से दोनों बाजुओं से थामा, लेकिन वो होश और हवास से बेगाना हो गई थी। ताशविन ने उसकी गाल थपकते हुए आंखें खोलने का कहा। उसकी आवाज सुनकर रिदा भी बाहर आ गई और ताशविन को हिबा को पकड़े हुए देखकर पूछने लगी, भाई क्या हुआ हिबा को? और ये क्या हुआ आपको? आपकी शर्ट क्यों खून आलूद हुई है? उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखकर रिदा के चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार हुए। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो एक दोस्त को गोली लगी थी, उसे हॉस्पिटल ले गया था, इस वजह से ब्लड लग गया है। हिबा को यही बताने की कोशिश कर रहा था तो वो बगैर सुने ही बेहोश हो गई। पता नहीं क्यों इतना घबरा गई। तुम एक काम करो, हाथ पैर सहलाओ इसके, मैं 1 मिनट में शर्ट चेंज करके आता हूँ। ताशविन ने हिबा को उठाकर सोफे पर लेटाते हुए कहा। वो हिबा को वहां छोड़कर
خود اوپر کی جانب بڑھا تو ردا ہبا کے گال سبکنے لگی۔ اس نے ہبا کے چہرے پر تھوڑا سا پانی ڈالا، لیکن ہبا حواسوں میں نہیں لوٹی اور نہ ہی اس کے وجود میں کوئی جنبش ہوئی۔ ردا لگاتار اسے پکار بھی رہی تھی، لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو کوئی جواب دیتی۔ 1 منٹ بعد تاشفین اسے واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ تم گھر ہی رہو، میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، کچھ زیادہ پرابلم ہوئی تو تمہیں بلا لوں گا، اوکے؟ اپنا خیال رکھنا، نہیں تو تم ایسا کرو حمزہ کے فلیٹ پر چلی جاؤ، آج وہ گھر پر ہی ہے۔ ردا کو کہتے ہوئے اس نے ہبا کو بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ امجد گاڑی اسٹارٹ کرو جلدی۔ باہر آتے ہوئے اس نے گاڑی کے پاس کھڑے امجد کو کہا۔ اس نے تاشفین کو دیکھ کر جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کی۔ تاشفین نے ہبا کو بیک سیٹ پر لیٹایا اور ہبا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ امجد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زن سے گاڑی گیٹ سے نکال کر لے گیا۔ جلدی چلاؤ گاڑی امجد، وہ لگاتار ہبا کے ہاتھ سے ہلا رہا تھا اور آگے دیکھتے ہوئے امجد کو کہا تو اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ آنکھیں تو کھولو یار، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اتنا شوق لگ گیا تمہیں؟ ٹھیک ٹھاک تو کھڑا تھا تمہارے سامنے۔ اس کے بے جان وجود کو تھامے وہ اس سے لگاتار باتیں کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ڈرائیور نے گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں روکی تو تاشفین نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گیٹ کھولتے ہوئے ہبا کو اٹھا کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ہبا کو لیے جلدی سے اندر بڑھا اور ڈائریکٹ ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے باہر رکنے کا کہا اور خود اندر ہبا کا چیک اپ کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ لگاتار ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، اسے ایک پل کے لیے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ڈاکٹر کو اندر گئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، اسے یہ وقت بھی گھنٹوں سے زیادہ لگ رہا تھا۔ ابھی تو وہ ہاسپٹل سے گھر گیا تھا جب ڈاکٹر نے اسے خوشی کی نوید سنائی تھی کہ حامد کی زندگی خطرے سے باہر ہے اور وہ کچھ وقت کے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ تاشفین خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، اس کی وجہ سے حامد کو گولی لگی کیونکہ حامد کو وہ خود وہاں لے کر گیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا تھا، لیکن اس کی زندگی ابھی باقی تھی۔ اللہ نے اسے زندگی دی، وہ ٹھیک تھا، زندہ تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ جب ڈاکٹر ایمرجنسی سے واپس باہر آئی، تاشفین جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ہے میری وائف کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اچانک کیوں بے ہوش ہو گئی؟ اس نے ڈاکٹر کو بند دروازے کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ شی از فائن مسٹر تاشفین، ڈونٹ وری، میرے کیبن میں آ جائیں۔ تاشفین کو کہتے ہوئے وہ واپس اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تو تاشفین ایک نظر بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھ جائیں مسٹر تاشفین، آپ کی وائف ٹھیک ہیں، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ پریگننسی کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن میں گیا تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے سے پریشانی عیان ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے پروفیشنل لہجے میں اسے گڈ نیوز سنائی تو تاشفین اس کے چہرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ جی کیا کہا آپ نے؟ کس حالت میں؟ تاشفین نے کنفرم کرنے کے لیے اس سے دوبارہ پوچھا۔ آیا کہ اس نے جو سنا وہ صحیح سنا کہ غلط؟ پریگننسی کی حالت میں ہو جاتا ہے ایسا۔ ان کی پریگننسی کو دوسرا منتھ جا رہا ہے، لیکن آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، وہ بہت کمزور ہیں، میں نے پلاسٹر بھی اتار دیا ہے۔ آپ ایک بار ان کے بازو کا معائنہ بھی کروا لیجیے گا اور آپ کو ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ میں کچھ ٹیبلٹس لکھ رہی ہوں، آپ صبح شام انہیں دودھ کے ساتھ دیجیے گا۔ میں نے ڈرپ لگائی ہے، وہ ختم ہو تو آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ٹیبلٹس لکھ کر چٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہدایات دی اور ساتھ میں ہبا کو لے جانے کا بھی کہہ دیا۔ تاشفین کا خوشی سے برا حال تھا، اسے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ خود کو نارمل کیا اور ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ وارڈ میں گیا تو ہبا اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ تاشفین کو دیکھتے ہوئے اسے اس کی خون آلود شرٹ یاد آئی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ فین جی آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ آپ کی شرٹ پر اتنا خون تھا؟ اسے دیکھتے ہوئے ہبا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی صاف شرٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں میری ڈول، وہ میرا بلڈ نہیں تھا، میرے دوست کو گولی لگی تھی، اسے ہاسپٹل لے جا رہا تھا تو اس کا بلڈ لگ گیا۔ تم کیوں اتنا گھبرا گئی تھی؟ تاشفین چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ڈرپ چیک کرنے لگا جو آلموسٹ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر ہبا نے سکون کا سانس لیا اور اپنے رائٹ ہینڈ کو دیکھنے لگی جو پلاسٹر سے آزاد ہو چکا تھا۔ ہبا تھینک یو سو مچ، تمہیں معلوم ہے آج میں انتہا سے زیادہ خوش ہوں، اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اتنی زیادہ خوشی اور سکون محسوس کر رہا ہوں۔
नर्स ने आकर हिपा का हाथ ड्रिप से आजाद किया तो ताशफिन ने उसके हाथ की पश्त को सहलाते हुए कहा, जो सुई की चुभन से सुर्ख हो चुका था। क्यों फीन जी, इतने क्यों खुश हैं आप? हिबा ने बेड से उठते हुए हैरानी से ताशफिन को देखते हुए पूछा तो ताशफिन उसे सहारा देते हुए बाहर जाने लगा। चलो ना, घर चल के बताऊंगा क्यों खुश हूँ। आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। घर क्यों? आप कह रहे थे कि हमजा भाई के घर चलेंगे, उन्हें रिदा की रुखसती के बारे में भी बताएंगे। वो ताशफिन की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछने लगी। तो ठीक है, चलते हैं ना, वहीं उसे भी गुड न्यूज सुनाएंगे। वो चलते हुए पार्किंग एरिया में आ गए थे। ताशफिन ने उसे गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी जानिब आकर ड्राइविंग सीट संभाली। साहब जी, सारा काम हो गया है, शर्ट्स भी धो ली हैं, मैं अब जाऊं? निम्रा जो सुबह से उसकी फ्लैट में काम कर रही थी अभी इजी होकर उससे पूछने लगी। रोजाना वो ऑफिस जाता था तो वो सिर्फ सफाई करके चली जाती थी। आज हमजा को छुट्टी थी, इसलिए वो उसके लिए नए नए काम खोल रहा था। कभी शर्ट्स धोना, कभी उसके रूम की सफाई, कभी उसकी वार्डरोब सेट करना। वो खुद मजे से लेटकर रिदा से चैटिंग में बिजी था। जब निमराज ने सब काम खत्म करके उसे इजाजत मांगी, वो निम्रा को देखते हुए उठ बैठा और अपना वॉलेट लेने रूम में चला आया। अभी वो रूम में एंटर हुआ था तो उसका सेल ब्लिंक करने लगा। रिदा बेबी कॉलिंग देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमजा ने उसकी कॉल पिक करके सेल कान से लगाया और जाकर आराम से बेड पर दराज हो गया। रिदा बेबी को मेरी आवाज सुनने के इतना मन कर रहा था तो बता देती ना, मैं खुद वहां आ जाता, दीदार भी कर लेती। उसने कॉल पिक करते हुए शौकी से उसे छेड़ा। लोगों को खुशफहमियां। वैसे मैंने इसलिए कॉल की कि भाई आज आपकी तरफ आने वाले हैं। उन्होंने कॉल की थी और कह रहे थे कि हिबा ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। वो लोग आपकी तरफ ही डिनर करेंगे। रिदा ने उसी के अंदाज में कहते हुए ताशफिन के आने की इत्तला दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो अब भी आ रही है। ताशफिन ने उसे कहा था कि वो हिबा को लेकर हॉस्पिटल से ही इधर आ रहा है तो वो भी हमजा के फ्लैट पर आ जाए। वाह जी वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है जो साले साहब भाभी के साथ मेरे घर टपकने वाले हैं। खैरियत तो है ना? ताशफिन कमोबेश ही उसके फ्लैट पर जाता होता था। आज वो हिबा को भी साथ लेकर आ रहा था। उसके हैरान होना तो बनता था ना। हाँ खैरियत है, अगर आप कहें तो मैं भाई को मना कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर रिदा बुरा सा मुंह बनाने लगी। रिदा बेबी, मुझे जानती हो ना, मना कर दूं कि बच्ची? उसने सेल को घूरते हुए रिदा की नकल उतारी जैसे वो उसे देख रही हो। हाँ ना, जानती हूँ, बंदर हैं आप, मोटे काले बंदर। रिदा उससे बदला लेते हुए बगैर हमजा की एक भी बात सुने बगैर कॉल ड्रॉप कर चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हमजा का मुंह खुला का खुला रह गया अपने लिए ऐसी अलकाबात सुनकर। मैं तुम्हें मोटा काला बंदर नजर आता हूँ रिदा बेबी? एक बार आओ मेरे हाथ, अच्छी तरह से बदला लूंगा। खुद से बड़बड़ाते हुए वो उठा और बाहर जाने लगा। निम्रा, आज मेरे घर पर मेरा दोस्त और उसकी वाइफ आ रहे हैं। तुम अगर शाम तक रुक जाओ तो डिनर वगैरह की तैयारी करके चली जाना। खाना वगैरह बनाना आता होगा ना तुम्हें? नहीं, अगर तुम्हें कुछ मसला हो तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगा। वो काफी देर से बाहर खड़ी हमजा का वेट कर रही थी कि वो आकर उसे जाने की इजाजत दे, लेकिन वो कमरे में जाकर भूल ही चुका था। अभी आकर वो उसे रात तक रोकने का कहने लगा। हाँ मैं बना लेती हूँ खाना, रुक जाऊंगी। उसने सर को हाँ में जंबिश देते हुए कहा तो हमजा उसी लिए किचन में चला गया और उसे समझाने लगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। ताशफिन लोग 5 मिनट पहले ही हमजा के फ्लैट पर पहुंचे थे। वो तीनों लाउंज में बैठे गपशप कर रहे थे जब डोरबेल बजी। उस वक्त कौन हो सकता है? हमजा हैरानी से कहते हुए उठा और दरवाजा खोलने के इरादे से बाहर की जानिब बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो सामने रिदा खड़ी मुस्कुरा रही थी। स्काई ब्लू लॉन्ग शर्ट के साथ उसने व्हाइट ट्राउजर पहन रखा था। बाल उसने खुले छोड़े थे और व्हाइट दुपट्टा गले में डाला हुआ था। उसे देखते हुए हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने फौरन छुपा ली। कौन है आप और किससे मिलना है? वो दरवाजा से टेक लगाकर खड़ा हो गया और फुर्सत से उसे देखते हुए अनजान बनकर तंग करने लगा। मैं मिसेस हमजा हूँ, उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ। क्या वो घर पर नहीं है? वैसे आप बंदर के हमशक्ल कौन हैं? रिदा ने उसी के अंदाज में जवाब देते हुए अपना बदला पूरा किया।
मैं तुम्हें कहाँ से बंदर दिखाई दे रहा हूँ? जालिम लड़की, इतने हैंडसम खूबसूरत हस्बैंड को बंदर बोल रही हो? गुनाह मिलेगा, जल्दी से तौबा कर लो और अंदर आ जाओ। बाहर खड़े रहकर सारा मेकअप उतर जाएगा जो घंटा लगाकर तुमने किया है। फिर मैं डर गया तो उसने रिदा को अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा, तो वो उसे घूरते हुए अंदर आ गई। वो चलती हुई लाउंज में आई तो ताशफिन और हिबा को बैठा देखकर उनके पास चली गई और हिबा के पास बैठ गई। हमजा भी उसके पीछे पीछे आया और अलग सोफे पर विराजमान हो गया। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में हमजा। भाई, ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। कह रहे थे कि आप कौन हैं, किससे मिलना है, मुझे वापस भेजना चाह रहे थे, लेकिन मैं जबरदस्ती अंदर घुस गई और भागकर आपके पास आ गई। रिदा ने मासूम का चेहरा बनाते हुए ताशफिन से हमजा की शिकायत लगाई। और तुम जो कह रही थी कि बंदर मोटे काले, अपनी बात भी बताओ ना। बड़ी आई शिकायत लगाने वाली। मैं नहीं डरता तुम्हारे इस खड़ूस भाई से। उसने रिदा से हिसाब बराबर करते हुए ताशफिन को भी लपेट में ले लिया। हिबा ने हमजा की बातें सुनकर हैरत से रिदा की जानिब देखा कि वो अपने हस्बैंड को मोटा काला बोल रही थी। वो कहाँ से मोटा या काला है? कोई बात नहीं मेरा बच्चा, हम इस बंदर को रुखसती का बताने आए थे, लेकिन ये तो तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहा था ना। अब 1-2 साल बाद ये रुखसती करेंगे, जब ये तुम्हारे भाई से डर जाएगा। ओके? ताशफिन रिदा को कहते हुए किन अखियों से हमजा के बदलते तासरात देखने लगा। हा, मैं तो मजाक कर रहा था। वो तो मैं बस रिदा को तंग कर रहा था। और रही बात डरने की, तो यार मैं तो बचपन से ही तुमसे डरता हूँ, लेकिन देखो ये कहना अच्छा नहीं लगता ना। ऐसे तो तुम अपनी बहन को एक डरपोक इंसान के साथ थोड़ी ना रुक सकते रहोगे। वो हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए कहने लगा तो ताशफिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो हिबा, हम किचन में देखते हैं, खाना खुद ही बनाएंगे। ये ना हो कि बंदर के घर से हमें भूखा ही जाना पड़े। रिदा हमजा को सुनाते हुए हिबा को लेकर उठी, किचन की जानिब बढ़ गई। अब हमजा और ताशफिन ही लाउंज में रह गए थे। फिर से रिदा की बंदर कहने पर हमजा ने बुरा सा मुंह बनाया। तो व्यूवर्स, ये था लास्ट एपिसोड का पार्ट 1। उम्मीद है आपको पार्ट 1 में बहुत ही मजा आया होगा। मुझे लिखने और मुझे पढ़ने में भी बहुत मजा आया और आपको सुनाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो उम्मीद है आपको पार्ट 2 का इंतजार जरूर होगा। पार्ट 2 का इंतजार करते रहिएगा। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, एपिसोड्स शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलेंगे लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक।